Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System, and today is your day 14 for NEET Direct Classes or 12th class. आज बेटा हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर 6 इवोल्यूशन. अगर नीट का सिलेबस देखें तो क्या पढ़ना है हमने? ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस. फिर हमने बात करनी है डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आएगा, नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करनी है, जीन फ्लो की बात करनी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करनी है, और फिर हम बात करेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. तो ये आपका सिलेबस है नीट का, डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. बहुत यूनिक इवेंट है, और द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. जो हम ये स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ की, द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसको हम क्या नाम दिया है, क्या है ये? द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. इसमें बात आती है इवोल्यूशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन हेरिटेबल चेंजेस इन पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर मैनी जनरेशन लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. तो क्या है ये? हेरिटेबल चेंजेस है किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और इस तरीके से इट स्प्रेड ओवर द मैनी जनरेशन लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. दिस इज इवोल्यूशन. ठीक है. तो अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो हमारा जो यूनिवर्स है इज अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले इसका ओरिजिनेशन हुआ था. इट कंप्राइजेज ऑफ द ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, राइट. तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है द बिग बैंग थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a single huge explosion resulted in universe expansion, decreased temperature, condensation of gases, formation of hydrogen and helium etc., which resulted in the formation of galaxy. ये important line है कि क्या क्या इवेंट हुआ था बिग बैंग के अंदर, है ना. एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था, रिजल्टेड इन यूनिवर्स एक्सपेंशन बिग बैंग की तरह से, है ना. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसेज होते हैं, कंडेंसेशन ऑफ गैस किया, टेम्परेचर बहुत हाई था, है ना, उस टेम्परेचर को लो किया गया, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज. अगर अर्थ के फॉर्मेशन की बात करें तो जो अर्थ का फॉर्मेशन है इट इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ओल्ड, राइट. लाइफ अपीयर्स 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया उसके 5 मिलियन ईयर्स के बाद, 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो है लाइफ का फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ. ठीक है. इसके बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं. ऑरिजिन की बात करें तो सबसे पहला क्या? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. क्या बोलता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब किसने किया है? गॉड ने क्रिएट किया है बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन. ठीक है, दिस इज द स्पेशल क्रिएशन. फिर बात आती है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया. बाय ग्रीक थिंकर्स ने क्या बोला? जो ग्रीक के जो थिंकर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? स्टेट दैट स्पोर्स और पैनस्पर्मिया केम फ्रॉम आउटर स्पेस एंड डेवलप इनटू लिविंग फॉर्म्स. इन्होंने क्या बोला कि किसी दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लैनेट से, दूसरी गैलेक्सी से, आउटर स्पेस से कोई स्पोर आया या पैनस्पर्मिया आया, और उसकी वजह से जो है लिविंग फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ. दिस इज द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनस्पर्मिया. फिर आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है, क्या देखा गया कि अगर कोई फिश अगर नदी में तैर रही है तो बोला गया कि वाटर से फिश का फॉर्मेशन हो रहा है. कहीं पे कहीं वीट रखा है, उस पर अगर कोई माउस जो है, चूहा अगर दौड़ रहा है तो बोला जाता था कि गेहूं से जो है चूहे का फॉर्मेशन होता है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना. दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा, स्पॉन्टेनियसली है. लेकिन लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. पहले से लाइफ प्रेजेंट है और उससे जो है एक नई लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है. एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है बच्चे. तो लुइस पास्चर के साथ रेडीज एंड स्पेंजनी ने भी एक्सपेरिमेंट
दिया है। फिर आती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ओपरिन हेल्ड इन थ्योरी स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम pre-existing non-living organic molecule, that is the biomolecule, RNA, protein, etc. And the formation of life was preceded by the chemical evolution. सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जो बायोकेमिकल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ और वो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट बने, कोसर्वेट बनाया और उससे जो है लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। The condition on earth that favored chemical evolution was very high temperature, that is 800 degrees Celsius, volcanic storms and reducing atmosphere that contain CH4, ammonia, methane, water vapors, etc. ठीक है बच्चा? So these are the conditions that prevails in the earth, right? In 1953, S.L. Miller and his student H. Urey created primitive earth condition in the laboratory and provided experimental evidence for chemical evolution. They clearly demonstrated that electrical discharge or UV radiation or both can create organic compound from mixture of gases, ammonia, methane, hydrogen ion in the ratio of 2:1:2 and the water vapor in the experiment. इन्होंने क्या किया, जो पूरा का पूरा जो कंडीशन था प्रिमिटिव अर्थ का, उन्होंने इसको एक ग्लास चैम्बर के अंदर, एक लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक ग्लास चैम्बर के अंदर जो जो गैसेस प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थे उन सबको रखा, यहाँ से वाटर को, एक चैम्बर से वाटर को बॉयल किया, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए दो और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्पार्क दिया इसको, जो कि लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करती है ना, यूवी रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बेसिस पे जब इन्होंने इसको स्पार्क किया तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब कंडेंसेशन हुआ तो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन होने लगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी कंडीशंस में ये प्रूव किया कि प्रिमिटिव अर्थ पे जो लाइफ का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ होगा। ठीक है, सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर अगर बात करें कि फर्स्ट ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल की बात करें कि पहला सेल कैसे ओरिजिन हुआ, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। 3 बिलियन पहले जो है इसका ओरिजिनेशन हुआ नॉन सेलुलर लाइफ का। दीज मॉलिक्यूल्स वर लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स इनसाइड अ सेल्फ रेप्लिकेटेड मेटाबॉलिक कैप्सूल्स विच लेटर रिप्रोड्यूस इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, जो कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक कैप्सूल, मेटाबॉलिक कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते थे। सेलुलर लाइफ फॉर्म फर्स्ट इवॉल्व्ड अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले। These were single celled and formed in aquatic environment. कहाँ पे हुआ, aquatic environment में formation हुआ। This form of abiogenesis, that is the first form of life, arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecules, was accepted by many scientists. कि जो सबसे पहला जो अगर living formation की अगर बात करें तो वो क्या था बच्चे, वो था कीमो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि केमिकल्स पे डिपेंड करते थे अपने सर्वाइवलशिप के लिए। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक चेंजेस ओवर द सेवरल जनरेशन। बार बार इनहेरिटेंस जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक चेंजेस हुए या फिर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल for biological evolution. Unlike chemical evolution, biological evolution happens when organism could replicate. जब organism replicate कर रहे हैं, वहाँ पे क्या replicate कर रहे थे, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, जो बायोमोलिक्यूल्स थे वो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे थे। यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट कर रहे हैं। इट टुक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले कोसर्वेट्स फॉर्मेशन हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स हुए, फिर ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ और फिर यूकैरियोट्स हुआ। तो कोसर्वेट्स क्या है बच्चा, कोसर्वेट्स वर एग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दे लैक डेफिनेट मेम्ब्रेन बट डू एग्जिबिट सम लाइफ लाइक कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट आर कोसर्वेट्स, 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, नीट में क्वेश्चन आ जाता है। फिर कोसर्वेट से फॉर्मेशन हुआ क्या, माइक्रोस्फेयर्स का, वर द नॉन लिविंग कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स
double layered and can be formed from the proteinoids by heating a mixture of amino acid at 180 डिग्री सेल्सियस. ये इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर वेयर एनारोब्स एबल टू रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे वर कॉल्ड एज heterotrophs because they were dependent on pre-existing organic molecules for obtaining nutrition. Some of them might have evolved into the autotrophs. तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो किसका हुआ? कीमो हेटेरोट्रॉप्स का हुआ. ठीक है बच्चा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है. द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट present complex organisms, that is the eukaryotes, have been produced by the gradual changes in the earlier simpler form, that is prokaryotes of life over the ages. तो इन्होंने क्या बोला कि यूकैरियोट्स जो आजकल जो यूकैरियोट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्रोकैरियोट्स से हुआ हो, राइट? तो इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग अ सी वॉयज ऑन हिज शिप दैट इज़ द HMS बीगल, इंपॉर्टेंट है कि जो शिप है, जो बीगल है, जो वॉयज़ है, सी वॉयज़ जो है चार्ल्स डार्विन, उसका क्या नाम था? तो दैट इज़ HMS बीगल. कंक्लूड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटी अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड विथ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. पहले सबकी जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो कि बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले भी जो एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. तो इवोल्यूशन को दर्शाने के लिए to express that evolution जो हुआ है on earth, there are certain evidences are there. देखो, evolution is all about hypothesis. किसी ने पहले जाके देखा नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ. So we can tell or we can hypothesize. अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, कुछ एविडेंसेस मिले जिसके बेसिस पे वी कैन से दैट कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है ना. सो दीज आर द एविडेंसेस दैट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स took place on earth came from paleontology, comparative anatomy and morphology, biochemical evidences and biogeographical evidences. ठीक है बेटा. तो सबसे पहला जो एविडेंस आ जाता है वो आता है पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेटिंग द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड. तो पैलियोंटोलॉजी क्या है? कुछ जो ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे, बाय द प्रोसेस ऑफ पेट्रिफिकेशन वो क्या हो जाता है, या फॉसिलाइजेशन, दे बिकम फॉसिल्स, वो प्रिजर्व हो जाते हैं. अब वो प्रिजर्व जो है वो सेडिमेंट्स में हो सकते हैं, वो प्रिजर्व्स आइस में हो सकते हैं, वो प्रिजर्व जो है एम्बर में हो सकते हैं, और इस तरीके से वो प्रिजर्व्स हो जाते हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जब एक्सकेवेशन होता है, वेदर इट इज़ साइंटिफिकली और आर्कियोलॉजिकली, अगर जब एक्सकेवेशन होता है और जब वो बाहर दिखते हैं तो वी कैन से दैट उनका कार्बन डेटिंग करके हम पता लगा सकते हैं, हाफ लाइफ का डिस्कस करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज कब की है. सो पैलेंटोलॉजी इज़ वन ऑफ द प्राइम एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. हमें जो डायनासोर्स के बारे में जो हमें पता चला है, या आर्कियोप्टेरिक जो कनेक्टिंग लिंक्स हमें पता चलता है कि बर्ड्स का, मैमल्स का जो ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ होगा, ये सारे हमें किससे पता चलते हैं? ये पैलेंटोलॉजी, फॉसिल से पता चला. ठीक है बच्चा. फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एराज, पीरियड्स एंड इपॉक्स. हम अलग अलग एराज हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, एज ऑफ डायनासोर्स कौन सा है, एज ऑफ अलग अलग इपॉक्स में, अलग अलग एराज में फॉर्मेशन हुआ है ना. सो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कि किस टाइम पीरियड में कितने मिलियन ईयर्स एगो पहले कब किसका ओरिजिन हुआ होगा. तो इसके बेसिस पे भी हम ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल वी कैन से दैट कि इवोल्यूशन हुआ है ऑन अर्थ, राइट. फिर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. दिस वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल. इन्होंने क्या बोला? ही ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्स कॉमन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स लाइक प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन, बट दीज वर फंक्शनल ओनली इन द फिश एंड एब्सेंट इन ऑल अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स. तो अर्नस्ट हैकेल ने एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड एज रिकैपिटुलेशन थ्योरी. और ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है ऑन्टोजेनी
क्या बोलता है, एक सेकेंड, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ये बताता है कि जितने भी हम लोग, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो पिग है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो एक बर्ड है, सबका एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप देखें तो सबका जो एम्ब्रियो होता है उसका शेप जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, राइट। तो ऑल दी स्ट्रक्चर्स कॉमन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल दी वर्टिब्रेट्स, राइट। लेकिन वो फंक्शनल किस में होते हैं, सिर्फ फिश या किसी में फंक्शनल जो हो सकते हैं, है ना। हर चीज़ जो टेल हमारे अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है। तो दिस इज द ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। सो दिस इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। और ये थ्योरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। इस थ्योरी को अपोज किया था, दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है। इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। फिर बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज देखें, दीज आर सीन इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, दिस गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि जो जेनेटिक कोड है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो जेनेटिक कोड है इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें या हम बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, फंगस की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जो जेनेटिक कोड है। तो केमिकली, बायोकेमिकली वी आर सिमिलर, कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाता है ये, दिस इज द बायोकेमिकल सिमिलैरिटी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बताता है ऑर्गेनिज्म में, अभी के ऑर्गेनिज्म में और पहले के ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल, होमोलोगस ऑर्गन क्या बताता है, आर दी ऑर्गन विच शो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फोर लिम्ब ऑफ वेल्स, बैट एंड चीता। अगर फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब में रेडियो अल्ला वेल में भी प्रेजेंट है, बैट में भी प्रेजेंट है, चीता में भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, है ना। सो दिस ऑर्गन सजेस्ट अकरेंस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर सेम स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट है, तो दिस इज होमोलोगस ऑर्गन। इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉगस की बात करें, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, जो कि सुपरफिशियल रिजेंबलेंस शो करते हैं एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शन तो सेम है उनका, बाहर से देखने में एक जैसे दिखते हैं, उनका फंक्शन सेम होगा, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के अंदर, दोनों में वो तैरने में हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में हेल्प करता है। अगर हम विंग की बात करें, विंग ऑफ इंसेक्ट की बात करें या विंग ऑफ बर्ड की बात करें, तो दोनों जो है विंग हैं, दोनों ही जो हैं वो फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, राइट। सो दैट इज एनालॉगस ऑर्गन। क्या बताता है ये, दिस ऑर्गन सजेस्ट अकरेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बच्चा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या शो कर रहा है, राइट। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन आ जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन आर दी नॉन फंक्शनल ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन दी एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड, कॉकिक्स एटसेट्रा इन ह्यूमंस। हमारे अंदर जो टेल बोन प्रेजेंट होता है उसका कोई रोल नहीं है हमारे अंदर। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे पास लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है हमारे अंदर लेकिन इट इज़ फंक्शनलेस। मेल के अंदर मेमोरी निपल्स प्रेजेंट होते हैं बट उसका कोई फंक्शन नहीं है। फीमेल में उसका फंक्शन होता है, इट इज़ फंक्शनलेस इन अस, राइट। सो दीज आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन जो कि एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे और वहाँ पे वो फंक्शनल थे, ठीक है बच्चा। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। फिर बायोजोग्राफिकल एविडेंस देखो, सजेस्ट दैट स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप डिफरेंट फीचर्स। जो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई तो उसने एक, जैसे कंगारू हो गया, मार्सुपियल्स हो गए, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रिच जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलेगा, कीवी जो है न्यूजीलैंड में, तो उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप हो गए। ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलैरिटी ऑफ द एंसेस्ट्री। और जो डाइवर्स हुए जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है उनके एंसेस्ट्री में। हैबिटेट आइसोलेटेड हैड
probably restricted these organisms to particular geography on the earth. This can be explained with the help of following process. तो पहला क्या आ जाता है, एक आ जाता है adaptive radiation. क्या बोल रहा है adaptive radiation? It is the process of evolution of different species in a given geographical area starting from one point and radiating to the other habitat. Example Darwin finches, Australian marsupials. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल आता है कि एक ही स्पीशीज अगर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे होता है, वो क्या करते हैं अपने डिफरेंट एक ही सेम हैबिटेट में वो अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं टू सर्वाइव, राइट. फॉर एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल. ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल दिया आपकी एनसीईआरटी में. डार्विन ने कुछ फिंचेस के बारे में गैलापागोस आइलैंड से देखा. तो देखिए सेम स्पीशीज़ है, फिंचेस की स्पीशीज़ है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या फीड कर रहे हैं, इनके बीक साइजेस जो है, शेप जो है, ये वो चेंज हो रहा है. सो ही कंसिडर इवॉल्व ऑन द island itself from the original seed eating feature. Many other forms with altered beak arrows enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. उन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया, right? This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area of geography habitats is called as adaptive radiation. वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं. इसी में एक और एग्जाम्पल आ जाता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का. ये देखिए मार्सुपियल्स जो है एडेप्टिव रेडिएशन देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से सारे मार्सुपियल्स हैं, लेकिन इनका जो नेचर जो है चेंज हो गया. देखिए तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगेरू, वॉम्बेट, वेंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, लेकिन इन्होंने अपने हैबिटेट के बेसिस इन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया, राइट, इन दी गिवन जोग्राफिकल एरिया. दिस इज एडेप्टिव रेडिएशन. फिर यहाँ पे दूसरा आ जाता है बच्चे एडेप्टिव कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया representing different habitats and two or more group of unrelated animals come to resemble each other for similar mode of life on or habitat, it is called as adaptive convergence or convergent evolution. ठीक है बच्चे. ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है कि अगर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर हुआ हो किसी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड एरिया में रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, टू और मोर ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स कम टू रिजेंबल ईच अदर. दो से ज़्यादा जो है अनरिलेटेड एनिमल्स जो कि एक जैसे हैं नहीं, बट फिर भी वो क्या हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप बात करो इक्थियोसॉरस की बात करो या फिर आप डॉल्फिन्स की बात करते हैं, वेल्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, वेल जो है मैमल है ना, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर हो रहा है. दे रिजेंबल ईच अदर. दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टिव कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. Adaptive convergence in mammals, Australian marsupials and placental mammals in North America provide another example of convergent evolution. Despite the temporal and geographical separation, marsupials in Australia and placental mammal in North America have produced variety of species living in similar habitat with similar way of living. They are non-related but resemble each other because they fill similar niche in the each continent. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल. यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अलग एनिमल हैं, प्लेसेंटल जो हैं वो अलग एनिमल है. प्लेसेंटल का मतलब क्या होता है, जो अगर जब यंग वंस का जब बर्थ देते हैं तो उसमें कनेक्शन होता है मदर एंड जो फीटस है ना. लेकिन मार्सुपियल्स कौन से होते हैं, जो ब्रूड पाउचेस होता है, कनेक्शन नहीं होता, राइट. सो लेकिन इनका जो है देखिए दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, बट इनका जो रिजेंबलेंस है मोल, मार्सुपियल मोल, एंटीटर, ये भी एंटीटर है. तो माउस जो है वो प्लेसेंटल मैमल है, मार्सुपियल माउस जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है. लैमर हो गया, स्पॉटर किस्कस हो गया, फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फैलेंजर, बॉब कैट हो गया, टेस्मेनियन टाइगर कैट हो गया, वुल्फ हो गया, टेस्मेनियन वुल्फ हो गया. तो आप ये देख सकते हैं कि दे आर ऑल टुगेदर, दे आर नॉट रिलेटेड, है ना, लेकिन स्टिल दे रिजेंबल ईच अदर, राइट. सो दिस शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. Australian marsupials and placental mammals. So this is again the evidence for evolution, right? अब बेटा अगर हम इसके एक्सरसाइज की बात करें एनसीईआरटी में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं इसमें दिए हुए एनसीईआरटी में वो
लॉजिकल बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन, तो डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने डार्विन फिंचेस की बात की, राइट। या फिर हम लोगों ने बात किया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात की हम लोगों ने इसके अंदर, तो ये भी एडेप्टिव रेडिएशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल, आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है। जैसे कि लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्सेज लिंक इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एशियंट फॉसिल्स। फॉसिल से हमें पता लगाना है कि ये कैसे रिजम्बल कर रहे हैं, है ना, दोनों को नाम देना है। तो ये आप लोगों ने चेक करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए AIPMT 14 में क्वेश्चन आया है, फोरलिम्ब ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोरलिम्ब ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोरलिम्ब ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे देखिए तीनों में फोरलिम्ब की बात हो रही है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनके फंक्शन अलग हैं। एक में वॉकिंग का काम हो रहा है, एक में स्विमिंग का काम हो रहा है और एक में फ्लाइंग का काम हो रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फिर AIPMT 14 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, जब दे आर फंक्शनली दे आर सिमिलर बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो विंग ऑफ बैट की बात करें एंड विंग ऑफ पिजन की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दोनों जो हैं विंग्स का यूज फ्लाइंग के लिए काम कर रहे हैं, तो फंक्शन सेम है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ एन इंसेक्ट आर। तो यहाँ पे ये AIPMT 15 का क्वेश्चन है। हमने अभी विंग्स की बात की, तो विंग्स वो क्या बताता है, एनालोगस ऑर्गन को बता रहा है। ये एनालोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपका फाइनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन गलत हो जाएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर गलत है, होमोलोगस स्ट्रक्चर गलत है, एनालोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो दिस वन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। फिर नीट 16 में पूछा गया है, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिंसिपली एनारोब्स। तो ये बच्चे जो है गलत ऑप्शन है, ठीक है। द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर कीमोऑटोट्रॉप्स एंड नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, ये भी गलत है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो बोथ ऑप्शन A एंड B आर फॉल्स। तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू अ विंग ऑफ बर्ड। तो विंग ऑफ बर्ड की तरह से कौन सा है, तो यहां पर आपको पता है, सॉरी बेटा, ये दोनों जो ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजमली एनारोब्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने बात की थी ना, कीमो हेटेरोट्रॉप्स की बात की थी, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉप्स दैट वर नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है आएगा बच्चा, वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है इज राइट, बोथ A एंड B आर करेक्ट, ठीक है बच्चे। फिर देखिए नीट 16 का क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस विंग ऑफ बर्ड। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, तो विंग ऑफ मॉथ स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। एनालोगस ऑर्गन आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, तो हमें पता है कि एनालोगस ऑर्गन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चा। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पे हम एनालोगस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एनालोगस ऑर्गन इज स्ट्रक्चर्स आर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो यहाँ पे ये होमोलोगस आ जाएगा, ये होमोलोगस है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। तो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ PYQs एज असाइनमेंट करेंगे, किस तरीके का डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।